अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज से हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन से मुतालिक है। तो इससे पहले हम 2-3 चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते रहे हैं, तो अब से हम ये सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होती है और ये कैसे फाइंड की जाती है। चलें हम इसे ज़रा डेरिवेटिव के साथ रिलेट करते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। कैसे? ज़रा इस बात को आप समझिए कि हम अगर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लें, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो हमें आंसर मिलता है 3x²। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ से ये लिखेंगे कि इंटेग्रल ऑफ 3x² एंड डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, अच्छा इसके साथ एक और चीज़ भी देखिए, अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो हमें आंसर मिलने वाला था यहाँ पर भी 3x²। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि इंटेग्रल ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो अब ये तो दो मुख्तलिफ बातें हो गई ना। पहले पार्ट में हम कह चुके हैं कि इंटेग्रल ऑफ 3x² इज एक्स क्यूब, अभी हम कह रहे हैं इंटेग्रल ऑफ 3x² इज एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, अभी एक और चीज़ भी देखिए, हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एनी कांस्टेंट सी, तो ये किसके इक्वल होगा? ये अगेन 3x² के इक्वल होगा। इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ 3x² डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सी। इसका मतलब ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म होगी, जिसमें ये जो कांस्टेंट है, इस c को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, यानी c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा, अब ज़रा इनमें फ़र्क देखिए। डेरिवेटिव लेते हुए किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से हमें एक यूनिक फंक्शन मिलता था, लेकिन अब किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करने से एक फंक्शन नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं। जैसे आप इसी में देखें कि 3x² को इंटीग्रेट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास एक फैमिलीज ऑफ फंक्शंस मिले एक्स क्यूब प्लस सी, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 भी इसका इंटेग्रल, एक्स क्यूब प्लस 3 भी इसका इंटेग्रल, एक्स क्यूब प्लस 100 भी इसका इंटेग्रल, एक्स क्यूब माइनस पाई भी इसका इंटेग्रल है। यानी यूं कह लें कि द इंटेग्रल ऑफ अ सिंगल फंक्शन इज अ फैमिली ऑफ फंक्शंस। फैमिलीज ऑफ फंक्शंस, ढेरों फंक्शंस ऐसे होते हैं जो किसी एक फंक्शन के इंटेग्रल होते हैं। तो इंटेग्रल बस इतना समझ लें कि अगर किसी फंक्शन f का डेरिवेटिव g हो, तो g का इंटेग्रल f ऑफ x प्लस सी होता है। ओके, ज़रा इसको यहाँ डिटेल में देखते हैं। ये नोट मैंने बुक से ही कॉपी की है कि अगर हम ये सिंबल लिखें कि इंटेग्रल ऑफ f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x प्लस सी, तो इसका क्या मतलब है? ज़रा इसको समझते हैं। इसमें ये वाला जो सिंबल इंटेग्रल है, इसको इंटेग्रल साइन बोलते हैं। ओके, जो f ऑफ x है उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। इंटीग्रेंड यानी एक ऐसा फंक्शन जिसको इंटीग्रेट किया जाएगा। dx में ये जो x है ये मेंशन करता है कि आप इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करने वाले हैं। जैसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ये जो c है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। इसकी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि ये c हमें कैसे मिलता है। और f ऑफ x प्लस सी जो है ये हमारे पास फैमिलीज ऑफ इंटेग्रल्स होते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे हम कि हमारे पास कुछ फार्मूले होने चाहिए जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी फंक्शन को आसानी से इंटीग्रेट करना सीख लें। तो चंद एक फार्मूले, जैसा कि हमने डेरिवेटिव में देखे थे वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे। तो उनमें जो ज़्यादा अहम है मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे। जैसे अगर हम बात करें फार्मूला नंबर 1, हम इसको कह लेते हैं कि इंटेग्रल ऑफ डी एक्स किसके इक्वल होगा? इंटेग्रल ऑफ डी एक्स मीन दैट इंटेग्रल ऑफ 1 डी एक्स। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव 1 होता है वो है x, तो ये x प्लस सी के इक्वल होगा। इसी तरह पावर रूल है कि इंटेग्रल ऑफ x पावर n डी एक्स, ये अब इस पे ये मैटर करता है कि n क्या है। हम मान लेते हैं कि n 1 नहीं है। अगर n -1 ना हो तो ये इंटेग्रल ऑफ x पावर n डी एक्स इक्वल होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड प्लस सी। अब आप समझ गए होंगे कि n -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली n -1 तो नहीं होना चाहिए ना। और अगर n -1 हो जाए
एक्स पावर -1 dx, तो हम इसे यूं लिखेंगे इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स dx। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है? तो वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो हम नेचुरल लॉग ऑफ मॉड एक्स लिखेंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरह और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन मैं एक जनरल सा फार्मूला आपको बताता हूँ। वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी पावर n है और साथ में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो dx, जबकि n पर वही कंडीशन है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये मैं फार्मूला नंबर 2 को जनरलाइज कर रहा हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है कि x की पावर n हो, किसी भी फंक्शन की पावर n हो सकती है, लेकिन साथ उसमें फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो ये इक्वल होता है फंक्शन की एक पावर हम बढ़ा देते हैं एफ ऑफ एक्स पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाय n+1 कर देते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगना ही है। यानी डेरिवेटिव में हम पावर कम करते थे और इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं। डेरिवेटिव में पावर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ बढ़ी हुई पावर के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, फार्मूला नंबर 5 हम इसको देखते हैं किस तरह के। इंटेग्रल ऑफ फंक्शन की पावर अगर -1 हो, जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो अगर -1 हो तो फिर क्या होगा, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो dx। तो हम इसे यूं लिखेंगे अब, इंटेग्रल ऑफ f डेरिवेटिव एट x डिवाइडेड बाय f ऑफ x एंड dx। क्या मतलब है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो और फंक्शन खुद नीचे मौजूद हो, तो फिर ये क्या बन जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये दो फार्मूले, फार्मूला नंबर 4 और फार्मूला नंबर 5, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फार्मूले, जो इस पूरे चैप्टर में बार बार हमें इसकी ज़रूरत होगी। ओके, एक फार्मूला और भी है कि इंटेग्रल ऑफ e पावर ax, और यहाँ पर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो a f ऑफ x प्लस f डेरिवेटिव एट x, तो अगर टाइम मिला तो हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो ये इक्वल होता है e पावर ax मल्टीप्लाई विद f ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें नोट करें कि e की पावर में अगर ax है तो यहाँ पर भी a फंक्शन होना चाहिए, a f ऑफ x होना चाहिए, और फिर इस फंक्शन का जस्ट डेरिवेटिव साथ में ऐड हो, तो ये इक्वल होता है e पावर ax एंड जस्ट फंक्शन f ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये वो ज़रूरी बातें थीं, वो ज़रूरी फार्मूले थे जो मैं समझता हूँ कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको पता होने चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और फार्मूले भी यूज़ हुए तो मैं साथ साथ आपको क्वेश्चंस में ये बताता चला जाऊंगा। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। पार्ट नंबर 1 देखिए, हमें इंटीग्रेट करना है 9x पावर 5 dx को। अब सबसे पहले तो आप देखें ये जो 9 है ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। जैसे डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर चला जाता है, उसी तरह इंटीग्रल में भी बाहर चला जाता है। तो यहाँ रह जाएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर 5 dx। तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 एंड प्लस c। यानी जो पावर है उसमें एक का इजाफा कर दें, तो ये 9 एज इट इज़ रहेगा। x पावर 5 का इंटेग्रल होगा x पावर 5+1 डिवाइडेड बाय 5+1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 9 मल्टीप्लाई विद x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 एंड प्लस c। तो 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, तो हमें आंसर मिल गया 3/2 x पावर 6 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 में हमें दिया गया है इंटेग्रल ऑफ 15 डिवाइडेड बाय x पावर 3 एंड dx। अच्छा बच्चों, आपने इस एक्सरसाइज को ज़रा गौर से समझना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आगे चलकर यूज़ होंगी, लेकिन जिनकी डिटेल इसी एक्सरसाइज में बताई जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं, 15 को बाहर ले जाएं, इंटेग्रल में रह जाएगा 1/x³ एंड dx। अब x³ जो है, नीचे x³ है, अगर तो जस्ट x होता तो हम इसे नीचे रहने देते। अगर x के अलावा x की 1 पावर के अलावा कोई भी और पावर हो तो उसे हम ऊपर ले जाएंगे हमेशा।
तो ये बन जाएगा 15 और इंटेग्रल में बन जाएगा x पावर -3 एंड dx। फिर से हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, इसको पावर रूल बोलते हैं। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग 15 एज इट इज़ रहेगा, x पावर -3 जो है इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो ये इक्वल हुआ 15 मल्टीप्लाई विद x पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम इसे लिख सकते हैं -15 डिवाइडेड बाय 2 और ये जो x पावर -2 है ये भी नीचे आकर x पावर 2 बन जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें फंक्शन की स्टेटमेंट कुछ यूँ दी गई है, इंटेग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ bx एंड dx। नो प्रॉब्लम, कॉन्स्टेंट्स को पहले बाहर निकालेंगे। हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ bx है इसका b का स्क्वायर रूट अलग और x का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हैं और साथ में dx है। अच्छा, अभी इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो a बाहर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b भी बाहर चला जाएगा। इंटेग्रल में अब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय x पावर 1/2 एंड dx। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अगर x की पावर 1 हो तो फिर तो उसे वहीं रहने दे, लेकिन अगर x की पावर 1 ना हो तो फिर उसे ऊपर ले जाएं। जैसे यहाँ x की पावर 1/2 है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हम इसे लिखेंगे a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b एज इट इज़। इंटेग्रल में लिखेंगे x पावर -1/2 एंड dx। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं पावर रूल। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b एज इट इज़ होगा और ये जो x की पावर -1/2 है यहाँ पर देखें क्या होगा, पावर एक ऐड हो जाएगी, x पावर -1/2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय -1/2 + 1 और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लगेगा। सो ये किसके इक्वल हुआ, ये बन गया a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b, x की पावर -1/2 + 1 तो ये होता है 1/2। सो x पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो 2 नीचे डिवाइड हो रहा है 1/2 है तो ये ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b और x की पावर 1/2 को भी हम स्क्वायर रूट ऑफ x लिख सकते हैं और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में हमें कहा गया है कि इंटीग्रेट करें by पावर 2/3 dy। देखा, अब हमारे पास वेरिएबल y है तो इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y हो रही है। सो नो प्रॉब्लम, जैसे x के लिए करते रहे वैसे ही यहाँ y के लिए करेंगे। पहले तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना, b इंटेग्रल ऑफ y पावर 2/3 dy। तो यहाँ पर वही पावर रूल, y की पावर है तो एक पावर बढ़ जाएगी। सो b हम इसे लिखेंगे y पावर 2/3 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 2/3 + 1 और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगेगा। तो ये बन जाएगा b मल्टीप्लाई विद y पावर 2/3 + 1। तो 2/3 + 1 जो है इनके एलसीएम लेंगे तो 3, सो 2 + 3 ये बन जाएगा 5/3। सो y पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो 5/3 है ये डिवाइड हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करें तो 3/5 मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन जाएगा 3b/5 y पावर 5/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। इसमें स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ 3x² -9x + 5 और इसके साथ है dx। अब जैसे सम ऑफ डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ सम, उसी तरह इंटेग्रल भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 3x² dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 9x dx और प्लस इंटेग्रल ऑफ 5 dx। तो अब हम कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं, 3 बाहर चला जाएगा तो इंटेग्रल ऑफ x² dx होगा, -9 आउटसाइड लिख लेते हैं तो इंटेग्रल ऑफ x dx और प्लस आउटसाइड लिख लें तो इंटेग्रल ऑफ dx। सो ये किसके इक्वल हुआ, 3 एज इट इज़
एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बन गया एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, एक पावर बढ़ गई, -9 एज इट इज, और x का इंटेग्रल क्या होगा, एक पावर यहाँ पर भी बढ़ जाएगी तो x पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड +5 एज इट इज। तो ये जस्ट dx है, तो dx का इंटेग्रल x होता है। अगर देखें तो यहाँ x पावर 0 है ना, तो x पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो x पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, तो वही x ही बनेगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा x³ -9/2x² +5x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ 2x पावर -5 प्लस 3x पावर -2 और साथ में है dx, यानी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है। तो अलग अलग हम इन पर इंटेग्रल ऑपरेट करेंगे, इंटेग्रल ऑफ 2x पावर -5 dx और प्लस इंटेग्रल ऑफ 3x पावर -2 dx। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटेग्रल ऑफ x पावर -5 dx और प्लस 3 इंटेग्रल ऑफ x पावर -2 dx। तो अब ये किसके इक्वल होगा, 2 एज इट इज़ रहेगा, x पावर -5 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगी, x पावर -5 + 1 एंड डिवाइडेड बाय -5 + 1। सिमिलरली +3, यहाँ पर भी पावर एक बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा x पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी होगा। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद x पावर -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस c। तो 2 2s are 4, हम इसे लिख सकते हैं -1/2 आउटसाइड और ये 1/x पावर 4 लिख देते हैं, x पावर -4 है ना तो नीचे जाकर +4 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई विद x पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, तो ये बन गया -1/x एंड प्लस c। तो हम इसे फाइनली कुछ यूँ लिख सकते हैं -1/2x पावर 4 -3 डिवाइडेड बाय x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, इसमें कहा गया है कि इंटीग्रेट x पावर 5 प्लस 3x पावर 3 -5x प्लस 6 एंड होल डिवाइडेड बाय x पावर 4 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो पहले तो आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। सो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर 4 -5x डिवाइडेड बाय x पावर 4 और प्लस 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4 और इसके साथ है dx। तो ये इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x -5 डिवाइडेड बाय x पावर 3 और प्लस 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4 और साथ में है dx। जस्ट सिंप्लीफाई किया। अच्छा, अब हम इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ x dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 5/x³ एंड dx और प्लस इंटेग्रल ऑफ 6 डिवाइडेड बाय x पावर 4 dx। तो अब ये किसके इक्वल होगा, हम इसको भी एक स्टेप और चलाते हैं फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटेग्रल ऑफ x dx प्लस 3 बाहर चला जाएगा, इंटेग्रल ऑफ 1/x dx -5 एंड इंटेग्रल ऑफ 1/x³ dx और प्लस 6 इंटेग्रल ऑफ 1/x पावर 4 dx। सो हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ x dx एज इट इज़ प्लस 3 और इंटेग्रल में अब यहाँ देखें 1/x है, नीचे x की पावर क्या है 1, तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर x की पावर 1 हो डिनोमिनेटर में तो उसको वहीं पर रहने दे, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं 1/x dx -5 और यहाँ क्या है x की पावर 3, तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे x पावर -3 dx
और +6 इंटेग्रल में नीचे x की पावर 4 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे, x पावर -4 और साथ में dx होगा। तो ये इसमें मेन पार्ट है कि आपने कौन सी पावर को ऊपर ले जाना और किसको नहीं ले जाना। जस्ट इतना याद रखें कि अगर डिनोमिनेटर में जस्ट x हो या सिंपल कोई एक फंक्शन हो उसकी पावर 1 हो तो उसको वहीं रहने दें, उसको ऊपर ना ले जाएं, बाकी सबको ऊपर ले जाएं। यहाँ पर हम अब पावर रूल लगाएंगे तो x का इंटेग्रल क्या होता है, x² डिवाइडेड बाई 2, यानी एक पावर बढ़ गई +3, और 1/x का इंटेग्रल क्या है, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, क्योंकि नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है इसलिए नेचुरल 1/x का इंटेग्रल नेचुरल लॉग ऑफ x हम लिखेंगे -5, और x पावर -3 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी x पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। पावर बढ़ने से मुराद है +1 होना, -4 नहीं है, ये -2 बनेगा +6, और यहाँ पर भी जब हम पावर एक बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा x पावर -3 डिवाइडेड बाय 3, और इस सारे के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ये हो गया x² डिवाइडेड बाई 2 +3 नेचुरल लॉग ऑफ x +5/2 x², क्योंकि ऊपर x पावर -2 है तो नीचे जाकर पावर +2 हो जाएगी, और 3 2s are 6 तो +2 डिवाइडेड बाई x³ एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमें आंसर मिल गया। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ cos x +3 sin x और साथ में है dx। तो यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है इंटेग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूलाज अलग से बता देता हूँ कि इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स जो है ये इक्वल होता है -cos x एंड +c। ओके, इंटेग्रल ऑफ cos x, सॉरी इसके साथ dx भी है, इंटेग्रल ऑफ cos x dx इक्वल होता है sin x +c। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सिंबल क्यों उलट हो गए। याद करें cos x का डेरिवेटिव -sin x होता था, तो इस वजह से sin x के इंटेग्रल में नेगेटिव इन्वॉल्व है, जबकि sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x होता था, तो इसलिए cos x का जो इंटेग्रल है वो पॉजिटिव sin x है। इसके बाद अब हमारे पास कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे tan x है, secant x है, कोसिकेंट x है, तो वो जैसे जैसे यूज़ होंगे मैं वहाँ साथ ही बता दूंगा। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ cos x dx और प्लस इंटेग्रल ऑफ 3 sin x, और इसके साथ मौजूद है dx। इंटेग्रल ऑफ cos x जैसा कि अभी मैं लिख चुका हूँ ये होता है sin x। ओके, प्लस सी इसलिए नहीं लगा रहे ताकि सारों का इकट्ठा एक ही कांस्टेंट लिखा जाए। +3 आउटसाइड चला जाएगा तो इंटेग्रल ऑफ sin x जो कि है -cos x, सो -cos x, और इन सब का इकट्ठा एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो हमें आंसर मिल गया sin x -3 cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हमें स्टेटमेंट कुछ यूं गिवन है कि इंटेग्रल ऑफ 3 secant x माइनस कोसिकेंट x एंड dx। तो इनको भी हम सेपरेट लिखते हैं और फिर इनके फार्मूलाज देखते हैं कि क्या है। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 3 secant x और dx माइनस इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x एंड dx। हमने कांस्टेंट को भी बाहर लिख लिया। अब इंटेग्रल ऑफ secant x जो है ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ secant x प्लस टेंजेंट x। ये जस्ट फार्मूला अभी याद कर लें, अगर आगे कहीं प्रूव करना पड़ा तो मैं ये प्रूव भी करवा दूंगा। इसी तरह इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x जो है ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x एंड प्लस c। ओके, तो जस्ट इन फार्मूलाज को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ये बन जाएगा 3 और साथ में इंटेग्रल ऑफ सीकेंट x है जो कि होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, और नेक्स्ट है माइनस इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंट x जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x, और साथ में प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी। तो अगर आप नोट करें तो जस्ट यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करना था, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं था।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 में हमें इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल ऑफ 2 टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स को, और साथ में है dx। अगर हम इसको भी सेपरेट करके लिखें तो लिख सकते हैं 2 इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स dx एंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स dx। तो हमें इन दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए। सीकेंट एक्स का फार्मूला तो अभी हमने देखा कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स dx इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, जबकि इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स किसके इक्वल है, तो इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स dx। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। तो कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो मैं इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 मरतबा। तो इन साइड ब्रैकेट के इन साइड आप देखें कि नीचे फंक्शन है कॉज एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो जब फंक्शन नीचे हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, यानी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस सी। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो माइनस है इसे पावर में ले जाएं तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स पावर -1 एंड प्लस सी। अच्छा, ये पावर -1 है, कॉज इनवर्स एक्स नहीं है। पावर -1 का मतलब है कि 1 ओवर, सो 1 ओवर कॉज एक्स एंड प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स एंड प्लस सी। तो अब हमारे पास इस फार्मूले का प्रूफ भी हो गया कि इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स dx इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे 2 इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स जो कि नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स है, माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स जो है वो ऊपर हम फार्मूला देख चुके हैं कि ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, और साथ में होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 देखिए। पार्ट नंबर 11 में स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ 9 ई पावर एक्स माइनस 3 कॉज एक्स और -5 साइन एक्स, और इसके साथ है dx। अगर हम इसको सेपरेट करें तो यूँ लिख सकते हैं 9 एज इट इज़ इंटेग्रल से बाहर और इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स dx, -3 आउटसाइड और इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स dx, और माइनस इंटेग्रल ऑफ 5, या 5 को भी हम बाहर ही लिखें तो अच्छा है। तो ये 5 जब आउटसाइड चला जाएगा तो यहाँ रह जाएगा इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स dx। तो इनके जस्ट फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। अब ये एक नया फार्मूला है कि इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स dx ये इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस सी। चूँकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है तो ई पावर एक्स का इंटेग्रल भी ई पावर एक्स होगा। तो ये बन गया 9 ई पावर एक्स का इंटेग्रल ई पावर एक्स -3 इंटेग्रल ऑफ कॉज एक्स जो कि साइन एक्स है एंड -5 इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स जो कि माइनस कॉज एक्स है। तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और साथ में कॉज एक्स प्लस सी। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम में होते हैं कि इंटेग्रल ऑफ कॉज और इंटेग्रल ऑफ साइन को वो वैसे ही नेगेटिव साइन ट्रीट करते हैं जैसा कि डेरिवेटिव में है, जबकि यहाँ उलट है। कॉज यहाँ पर कॉज का इंटेग्रल जो है वो पॉजिटिव साइन एक्स है और साइन एक्स का इंटेग्रल नेगेटिव कॉज एक्स है। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 12, जिसमें स्टेटमेंट है कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड प्लस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में है dx। ओके, तो अब यहाँ दो फार्मूले और इस्तेमाल होने वाले हैं, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स और इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का। चले हम पहले तो हम इसे यूँ लिखते हैं ना कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स dx। तो हम ये जानते हैं कि tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल होगा tan x, तो साथ में प्लस सी भी आ जाएगा। इसी तरह cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x, तो इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर x dx इक्वल होगा माइनस कॉट एक्स एंड प्लस सी। तो अब ये दो फार्मूले हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स जो कि है टेंजेंट एक्स, और साथ में प्लस है इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स जो कि है माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस को भी हम नेगेटिव कर देते हैं। सो माइनस कॉट एक्स
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो हमें ये इसका आंसर मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नए फार्मूलाज भी शामिल हुए हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉज एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स, टेन एक्स। इसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव भी होता है, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स, इंटेग्रल ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो साथ ही साथ आपको ये फार्मूले भी याद करने हैं, बल्कि बेहतर है कि आप एक अलग से नोटबुक पे अलग से एक पेज बना लें जिस पर आप ये तमाम फार्मूलाज नोट करते चले जाएं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हमने इंटीग्रेट करना है। स्टेटमेंट में कुछ यूँ कहता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटेग्रल्स बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। तो पार्ट नंबर 1 देखिए, जिसमें हमें कहा गया है कि इंटीग्रेट करें इंटेग्रल ऑफ 3x² प्लस 9x प्लस 3 होल पावर 1/2, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6x प्लस 9 एंड dx। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है वो पावर रूल है। पावर रूल मैं रिपीट कर दूं कि इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर n एंड एफ डेरिवेटिव एट एक्स डी एक्स, जो कि इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जबकि n को -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। आप ज़रा गौर करें, अगर हम इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करें तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² का डेरिवेटिव होता है 6x, 9x का डेरिवेटिव होता है 9 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मुकम्मल एक फंक्शन f है तो ये वाला जो पोर्शन है ये उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। यानी हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग अब ये किसके इक्वल बन जाएगा? ये होगा फंक्शन 3x² प्लस 9x प्लस 3, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बेहतर है आप साथ में फार्मूला भी लिखें ताकि आपको रिवीजन करते हुए भी आसानी हो। तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस 1, जो कि बनता है 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब यहाँ गौर करें, 3/2 डिवाइड हो रहा है और अगर मल्टीप्लाई करें तो 2/3 मल्टीप्लाई होगा। हम इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 3x² प्लस 9x प्लस 3 एंड होल पावर 3/2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि पार्ट नंबर 2, इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ax² प्लस 2bx प्लस c, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ax प्लस b और dx है। ओके, तो ज़रा इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल, ये जो स्क्वायर रूट है इसको पावर में लिख दें, ax² प्लस 2bx प्लस c, और स्क्वायर रूट मीन पावर 1/2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ax प्लस b और साथ में है dx। अच्छा, तो यहाँ फंक्शन क्या है? ax² प्लस 2bx प्लस c। इसको हम एज अ फंक्शन लेकर चलें तो ax² का डेरिवेटिव होता है 2ax, 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b और c का डेरिवेटिव होता है 0। यानी इस सारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो है 2ax प्लस 2b। यानी इस पोर्शन के साथ जस्ट 2 अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी करवा देते हैं। यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और आउटसाइड 2 से डिवाइड करवा दिया, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। तो अब ये किसके इक्वल हुआ? अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ax² प्लस 2bx प्लस c पावर 1/2 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 2ax प्लस 2b एंड dx। अब हम इस पोजीशन में हैं कि पावर रूल अप्लाई करें, ये फंक्शन की पावर और ये फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकेंगे 1/2 फंक्शन की पावर 1 बढ़ जाएगी ax² प्लस 2bx प्लस c, इसकी पावर पहले है 1/2, अब बन जाएगी 1/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 1/2
इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, और इसकी पावर 1/2 प्लस 1 जो कि होती है 3/2, एंड होल डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमें आंसर मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इसकी पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ 6x प्लस 5 इंटू डी एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में है 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। हम पहले लिख सकते हैं इंटेग्रल, ये जो नीचे स्क्वायर रूट है इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो पावर -1/2 बन जाएगी, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 होल पावर -1/2। इसको हम ऊपर क्यों ले गए? क्योंकि नीचे पावर 1 नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि अगर फंक्शन नीचे और उसकी पावर 1 हो तो उसको वहीं पर रहने दें, और अगर उसकी पावर 1 के अलावा कुछ और हो तो फिर उसको ऊपर ले जाएं। जैसे यहाँ पावर 1/2 थी तो हम इसको ऊपर ले आए। अच्छा, इसके साथ है 6x प्लस 5 और साथ में है dx। तो अब आप गौर करें, अगर हम इसको एज अ फंक्शन लें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 6x प्लस 5 जो कि साथ में मौजूद है, यानी हम यहाँ पर पावर रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा? फंक्शन की पावर एक इंक्रीज़ हो जाएगी। सो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसकी पावर पहले है -1/2, अब इसमें 1 ऐड होगा एंड डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और इसकी पावर -1/2 प्लस 1 जो कि 1/2 है एंड डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ 1/2 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जो पावर 1/2 है उसको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो इंटेग्रल है वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस 3 होल पावर -9 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 4 एंड dx। तो सेम यहाँ पर भी पावर रूल ही है। आप देखें तो ये मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 2 में पावर रूल ही यूज़ हो रहा है। ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसका डेरिवेटिव है 2x प्लस 4, वो साथ में मौजूद है। इसका मतलब हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इसकी एक पावर बढ़ा देंगे। हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसकी पावर पहले है -9 तो अब होगी -9 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय -9 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो हमें आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसकी पावर -9 प्लस 1 यानी -8 एंड डिवाइडेड बाय -8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। या फिर आप इस माइनस को पहले लिख लें और पावर -8 को भी पॉजिटिव में लिख लें, तो -1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इसकी पावर 8 बन जाएगी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो कि कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 एंड dx। अब इसको आप ज़रा गौर करें, ये 3 फंक्शंस हैं लीनियर फंक्शंस जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनको अलग अलग इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करवा लें। हम ऐसा करते हैं कि इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। सिंप्लीफाई से क्या मुराद है कि हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x-2 और x-3 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6। इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x-4 और साथ में है dx। तो फर्दर इसको सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और साथ में है x-4 एंड dx। अच्छा, अभी फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 20x प्लस 6x एंड माइनस 6 4 ज़ार 24।
और साथ में है dxp। सो ये बन गया जी इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 5x² मीन माइनस 9x² प्लस 20x प्लस 6x यानी प्लस 26x एंड माइनस 24 और साथ में मौजूद है dxp। तो इसको हम सेपरेटली अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। सम या डिफरेंस की फॉर्म में इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स माइनस 9 आउटसाइड चला जाएगा, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 26 कॉन्स्टेंट होने की वजह से आउटसाइड, और ये इंटेग्रल ऑफ एक्स डी एक्स, और इसी तरह माइनस 24 आउटसाइड इंटेग्रल ऑफ डी एक्स। तो ये बन गया पावर रूल। अब इन तमाम पर अप्लाई करेंगे। एक्स पावर 3 का इंटेग्रल होगा एक्स पावर 4/4 माइनस 9 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 26 एज इट इज़ एक्स का इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 और माइनस 24 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स जो कि एक्स है और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं। 3 ज़ार 9 2 13 ज़ार 26। तो हमें आंसर मिल गया एक्स पावर 4/4 माइनस 3x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर और साथ में dx मौजूद है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब ये पावर में है, 2x स्क्वायर माइनस 3 मौजूद है, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 4x। अगर वो भी साथ में मौजूद होता तो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर देते। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे 4x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देंगे। ऐसा नहीं करना। हम जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लेंगे, तो वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। वेरिएबल के साथ अगर आप यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं तो वो जो डिवाइड करने वाला x है वो इंटेग्रल से बाहर नहीं जा सकेगा। तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इसे 4x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। तो फिर क्या तरीका है? ऐसा करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये स्क्वायर बड़ी आसानी से ओपन हो सकता है। हम इसे लिख सकते हैं 4x पावर 4 प्लस 9 माइनस 2 ज़ार 4 3 ज़ार 12x स्क्वायर और साथ में मौजूद है dx भी। हमने क्या किया? जस्ट स्क्वायर ओपन किया, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इंटेग्रल 4 बाहर चला जाएगा, x पावर 4 dx प्लस 9 आउटसाइड एंड इंटेग्रल ऑफ dx माइनस 12 आउटसाइड और इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो ये बन गया 4 x पावर 4 का इंटेग्रल x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 इंटेग्रल ऑफ dx जो कि x है माइनस 12 और एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ 3 4 ज़ार 12 होते हैं। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये बन जाएगा 4/5 x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 9x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। इसमें हमें क्या करना है? हमें फिर से एक इंटीग्रेशन करनी है। इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 और इसकी पावर है 7/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और साथ में है dx। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको बनाने के लिए हमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये डेरिवेटिव बन सकता है। हम इसे क्या लिखते हैं? इंटेग्रल। इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 इसकी पावर 7/2 एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर माइनस 2x साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में dx भी। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। तो डिवाइड आउटसाइड किया इंटेग्रल से। अब ये क्या बन गया? ये हमारे पास फंक्शन है और ये मुकम्मल उसका डेरिवेटिव है, यानी ये 3x स्क्वायर माइनस 6x है ना। तो इसकी वजह से हम पावर रूल के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं 1/3 आउटसाइड ही। फंक्शन की एक पावर बढ़ा दें, एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 9, इसकी पावर पहले 7/2 है तो अब होगी 7/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया 1/3 x³ माइनस 3x² प्लस 9, इसकी पावर 7/2 प्लस 1 जो कि है 9/2 एंड डिवाइडेड बाय 9/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये जो 9/2 है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2/9 बनता है। तो ये 3 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9 3 आर 27, साथ में मौजूद है x³ माइनस 3x² प्लस 9 होल पावर 9/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में जो हमें इंटीग्रेशन करनी है वो ये है कि इंटेग्रल ऑफ x² माइनस 5 होल पावर 3 और साथ में है dx। अब ये जो है ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि हमने पार्ट नंबर 6 में किया है, ये पार्ट नंबर 8 है। अच्छा, x² माइनस 5 होल पावर 3 है, अगर तो हमें इस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मिल जाता तो मसला ही कोई नहीं था, जस्ट पावर रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते। अब हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये क्यूब ओपन करना होगा, उसके बाद फिर इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b एंड प्लस 3ab²। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा इंटेग्रल a माइनस बी, सो a³ यानी x² का क्यूब माइनस b³ यानी 5³ माइनस 3a² x² का स्क्वायर और साथ में b जो कि 5 है और प्लस 3ab², a है x² और b है 5, सो 5 का स्क्वायर और इस सारे के साथ है dx। जस्ट क्यूब का ओपन किया, फार्मूला लगाया, ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ x पावर 6 माइनस 5 पावर 3 होता है 125 माइनस x पावर 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 15 x पावर 4 और 5² 25 3 75 और साथ में x² और यहाँ पर है dx। अब हम इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ x पावर 6 dx माइनस 125 इंटेग्रल ऑफ dx माइनस 15 इंटेग्रल ऑफ x पावर 4 dx और प्लस 75 इंटेग्रल ऑफ x² dx। तो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल ऑफ x पावर 6 जो कि है x पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 125 इंटेग्रल ऑफ dx जो कि x है माइनस 15 इंटेग्रल ऑफ x पावर 4 जो कि होगा x पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 75 इंटेग्रल ऑफ x² जो कि है x³ डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ कैंसिलेशन हो सकती हैं, 5 3 15, 3 1 3 एंड 3 2 6, 3 5 15। तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिल रहा है x पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 125x माइनस 3x पावर 5 प्लस 25x पावर 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इनको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में x पावर 7 पहले, फिर x पावर 5, फिर x पावर 3 और फिर x और फिर कांस्टेंट, या फिर इस तरह से भी ये ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ cos x प्लस sin x, इसकी पावर है 3/2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos x माइनस sin x और यहाँ पर है dx। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने में ये बड़ा मुश्किल सवाल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ज़रा गौर करें, cos x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ cos x प्लस sin x, इसकी पावर 3/2 और यहाँ पर हम अलग से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस sin x प्लस cos x। सिर्फ रीअरेंज किया इसको और कुछ भी नहीं किया। अब आप देख सकते हैं वाज़े तौर पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। तो जब फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो फंक्शन की पावर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा cos x प्लस sin x
इसकी एक पावर बढ़ जाएगी 3/2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया cos x प्लस sin x, इसकी पावर 3/2 + 1 जो कि है 5/2 एंड डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2/5 इंटू cos x प्लस sin x, इसकी पावर 5/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जस्ट इसमें ये एनालाइज करना आना चाहिए आपको कि फंक्शन कौन सा और साथ में क्या उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 10, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता है कि इंटेग्रल ऑफ tan x प्लस sin x, इसकी पावर है कुछ भी नहीं, जस्ट ऐसे ही है, यानी पावर 1 है, और साथ में है सीकेंट स्क्वायर x प्लस cos x और साथ में है dx। अब आप ज़रा गौर करें, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी इस मुकम्मल फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर 1 है और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन की एक पावर बढ़ जाएगी। हम इसे लिख सकेंगे tan x प्लस sin x, इसकी पावर पहले 1 है, अब बन जाएगी 2/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जस्ट इंटीग्रेशन करनी है हमने, और इसमें ज़रा पार्ट नंबर 1 देखिए इसका, जिसमें हमें कहा गया है कि इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 और साथ में dx है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल f डेरिवेटिव एट x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx, तो ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यानी इंटेग्रल में अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन खुद मौजूद हो तो उस सूरत में नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाता है। अब ज़रा आप इस पार्ट को देखिए, इसमें नीचे मौजूद है x² प्लस 3, x² प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 2x। तो पहले तो हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं ना, x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3 और साथ में dx है। तो x² प्लस 3 का डेरिवेटिव चूँकि 2x है तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब ये बन जाएगा 1/2। अब इंटेग्रल के इन साइड नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। सो नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, ये जो मॉड मैंने लगा रखा है, इस मॉड के बगैर भी हम इसे लिख सकते हैं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 3 एंड प्लस c। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आप x कोई भी रियल नंबर लें, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और जब उसमें हम 3 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो पॉजिटिव नंबर का मॉड ना भी लगाएं तो वो सेम होता है। पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करने को कहा गया है कि इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x प्लस cos x एंड होल डिवाइडेड बाय tan x प्लस sin x और साथ में मौजूद है dx। अच्छा, आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन डिज़ाइन इसी तरह से किए गए हैं कि फंक्शन नीचे हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। आप नीचे वाले फंक्शन को ज़रा गौर से देखें, नीचे क्या है, tan x प्लस sin x। तो tan x प्लस sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन इटसेल्फ नीचे मौजूद है और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस sin x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जस्ट फार्मूला यूज़ किया, आप इस फार्मूले को साथ लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर 3 देखिए, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है इंटेग्रल ऑफ 5x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x पावर 3 एंड प्लस x स्क्वायर और साथ में dx भी है। सॉरी। तो इसमें भी आप ज़रा नोट करें, नीचे जो फंक्शन मौजूद है x पावर 5 प्लस x पावर 4 माइनस x³ प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है, x पावर 5 प्लस x पावर 4
माइनस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव होगा एक्स पावर 5 का डेरिवेटिव 5 एक्स पावर 4, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेग्रल के इन साइड नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में सॉल्व करना है हमने इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पर भी आप ज़रा गौर करें, नीचे क्या मौजूद है, ई पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ई पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये इक्वल होता है ई पावर एक्स नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। यानी नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। सो इट विल बी जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन। सो नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। ये फंक्शन के तौर पर यूज हुआ है, बस इतना आपको देखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, जिसके स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 होल पावर माइनस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और साथ में है dx। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर माइनस 1 है, तो इसको नीचे ले जाएं। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और साथ में dx भी है। अच्छा, अब नीचे वाले फंक्शन को आप देखें, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, इसका डेरिवेटिव होगा 5x क्यूब है तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर, 3x स्क्वायर है तो ये बन जाएगा माइनस 6x और प्लस 6x है तो ये बन जाएगा प्लस 6। इन तमाम में से अगर हम 3 कॉमन लें तो ये बन जाता है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ये वाला पोर्शन तो साथ में मौजूद है, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 ऊपर मौजूद है, लेकिन 3 मौजूद नहीं है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 3 से डिवाइड भी करवा देते हैं। अब ये किसके इक्वल होगा, 1/3, 1/3। और नीचे फंक्शन खुद मौजूद है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन बन जाएगा। यानी नेचुरल लॉग ऑफ 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और साथ में dx है। अब ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे नीचे जो फंक्शन है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज करें, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस करें, तो ये ऐसा बन सकता है कि नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव। वो देखिए कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज़ एंड dx। अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय, नीचे दोनों टर्म्स में से स्क्वायर रूट ऑफ x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और साथ में है dx। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं इंटेग्रल 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 और साथ में मौजूद है dx। अच्छा, अब ज़रा गौर करें, नीचे ये जो फंक्शन मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 0, यानी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पर आप गौर करें, 1 स्क्वायर रूट ऑफ x तो है लेकिन इसके साथ 2 नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से डिवाइड भी करवा देते हैं। यानी सिर्फ ऊपर वाली टर्म में न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 2 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम आउटसाइड लिख सकते हैं और बाकी यहाँ पर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 एंड dx।
अब नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होने वाला है वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एट एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स एंड एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यानी ये e की पावर में जो ए एक्स है, तो a अंदर फंक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई हो और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो, तो उस सूरत में ये इक्वल होता है e पावर ए एक्स सेम, और फिर साथ में फंक्शन को लिख दिया जाए। ज़रा पार्ट नंबर 1 को देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास a किसके इक्वल है, a 1 के इक्वल है, फंक्शन जो है वो साइन एक्स के इक्वल है। यानी हम यहाँ अगर ये लेट कर लें कि a इज़ इक्वल टू 1 एंड f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x, तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, f डेरिवेटिव एट x इक्वल होगा cos x। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं, फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ कि इंटेग्रल ऑफ e पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एट एक्स एंड डी एक्स, ये इक्वल होता है ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे इंटेग्रल ई पावर ए जो कि 1 है, सो एक्स ए एफ ऑफ एक्स यानी साइन एक्स और प्लस एफ डेरिवेटिव एट एक्स जो कि कॉज एक्स है डी एक्स, तो ये इक्वल होगा ई पावर ए जो कि 1 है, सो ये जस्ट ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स जो कि साइन एक्स है एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ ना भी लिखें, डायरेक्ट लिख लें, तब भी ये ठीक होगा। पार्ट नंबर 2 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स भी है। अब यहाँ पर a क्या है, a हमारे पास 1 के इक्वल है, और जो फंक्शन है f ऑफ x ये इक्वल है साइन इनवर्स x। क्योंकि ये f ऑफ x हो तो ये f डेरिवेटिव है, और a हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये बन गया e पावर ए एक्स यानी e पावर x और फंक्शन यानी साइन इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमें क्या सॉल्व करना है, हमें एक इंटेग्रल फिर से दिया गया है, और वो इंटेग्रल कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो इसमें भी आप देख सकते हैं बड़ा सिंपल सा है, ए 1 है और फंक्शन की जगह टेन इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स टेन इनवर्स एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 देखिए, जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और साथ में डी एक्स है। अब यहाँ ज़रा एक मिनट रुकें, सीकेंट स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स नहीं होता, लेकिन टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में है डी एक्स। तो अब आप देखें ये फंक्शन है, साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड हो रहा है, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स और साथ में टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिए, पार्ट नंबर 5 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और डी एक्स। अब आप गौर करें 1/x का डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग एक्स नहीं होता, लेकिन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ ई पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x और डी एक्स। तो ये बन गया ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा था, और वो ये वाला है कि इंटेग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डेरिवेटिव एट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं मैं पहले वो आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल 3 किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। इनमें फर्स्ट वन ये है कि इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होगा इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला है इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगली एक्सरसाइज में हम ये प्रूफ भी करने वाले हैं इन फार्मूलाज को, लेकिन अभी चूंकि उन्होंने क्वेश्चन इस तरह से दे रखे हैं कि जस्ट यूजिंग फार्मूला इवेल्युएट द इंटेग्रल, तो इसलिए हमें सिर्फ इस फार्मूले को एज इट इज़ यूज़ करना होगा। अब ये जो है इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसी तरह डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और ये जो थर्ड है इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 ओवर ए सीकेंट इनवर्स एक्स ओवर ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में तमाम क्वेश्चंस में सिर्फ ये 3 फार्मूले ही यूज़ होते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमें कहा गया कि इंटीग्रेट डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो अब आप गौर करें, यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 1 ओवर ए यानी 1/3, जस्ट ए की जगह 3 मौजूद है, सो 1/3 tan इनवर्स x/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। साथ में फार्मूला लिखना ना भूलिएगा। इस तरह पार्ट नंबर 2 जो है उसमें स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो पहले तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर। सो अब ये कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पर फार्मूला नंबर 1 यूज़ होगा। जस्ट x की जगह t मौजूद है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a यानी x/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें हमें दिया गया है इंटेग्रल ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय y एंड स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 9 एंड dy। सॉरी, dy हम पहले ही लिख चुके हैं, यानी यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करनी है। तो आप ज़रा गौर करें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा यहाँ पे। खैर हम इसे पहले इस तरह से लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाय y एंड स्क्वायर रूट के इनसाइड y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो फार्मूला नंबर 3 को आप ज़रा गौर से देखें, जस्ट जहाँ पर x था वहाँ y मौजूद है और जहाँ a था वहाँ 3 है, तो ये बन जाएगा 1/3 सीकेंट इनवर्स x/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमने सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, यहाँ पर t स्क्वायर के साथ 4 भी मौजूद है, तो पहले तो हम इस 4 को यहाँ से ख़त्म करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय, अगर हम 4 यहाँ से कॉमन लें तो ये बन जाता है t स्क्वायर माइनस 9/4, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/4 इंटेग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 9/4, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक नया फार्मूला यूज़ हो रहा है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका था कि ये 3 फार्मूले यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी आ गया जहाँ ये तीनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ मॉड के इनसाइड x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस ए एंड प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जहाँ पर x था वहाँ अब t मौजूद है और a की जगह 3/2 मौजूद है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 1/4 आउटसाइड वैसे ही लिखें, और ये बन जाएगा 1/2a। a क्या है हमारे पास, 3/2 है। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए यानी x माइनस ए जो कि 3/2 है, एंड होल डिवाइडेड बाय x प्लस ए यानी x प्लस 3/2,
एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब देखना यह है कि क्या इसको किस हद तक हम सिंप्लीफाई करें कि हमें आंसर वही मिल जाए जो बुक में मौजूद है। तो पहले तो यहाँ देखें, ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, 4 3 आर 12 होते हैं, तो ये बन जाएगा 1/12। और नेचुरल लॉग के इनसाइड हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x, सॉरी हम टी लिखना था, हम x लिख बैठे, तो ये t है। एलसीएम लें तो ऊपर बन जाता है 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह जब नीचे आए तो नीचे भी एलसीएम 2 ही होगा और ये बन जाएगा 2t प्लस 3, और मॉड में प्लस सी भी मौजूद है। अब ये किसके इक्वल है, हम इसे लिख सकते हैं 1/12 नेचुरल लॉग ऑफ एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2t माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2t प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16, 9x स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ सबसे पहले हम x स्क्वायर को अकेला करेंगे। कैसे हम इसे लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड, इनमें से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9। ओके, इस 9 को स्क्वायर रूट से भी अगर हम बाहर ले जाएं तो ये बन जाता है इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय, अब जब ये स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के इनसाइड होगा x स्क्वायर माइनस 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस है। तो यहाँ पर फिर से एक नया फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो क्या फार्मूला है, ज़रा फार्मूला देखिए कि इंटेग्रल ऑफ, अगर आप पीछे टेबल को देखें तो टेबल में ये फार्मूला नंबर 23 है। इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ही लिखता हूँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड प्लस सी। तो यहाँ इन क्वेश्चंस में जस्ट आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जितने अच्छे फार्मूले आपको याद होंगे उतनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, ये जो 3 हमने कांस्टेंट लिखा है इसको हम इंटेग्रल सिंबल से बाहर भी लिख सकते हैं, और बाकी जो इंटेग्रल है उस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, 1/3 आउटसाइड है ही, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के इनसाइड x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a क्या है 4/3, सो 4/3 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब चाहें तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 1/3 नेचुरल लॉग में x प्लस स्क्वायर रूट के इनसाइड हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एक्चुअली तो है x स्क्वायर प्लस 16/9, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय 9 बन जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो अब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/3 और नेचुरल लॉग में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16 अलग और 9 का स्क्वायर रूट अलग जो कि 3 एंड प्लस सी। यहाँ पर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 नेचुरल लॉग के इनसाइड एलसीएम होगा 3, ये बन जाएगा 3x प्लस स्क्वायर रूट में 9x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1/3 और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16 और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड प्लस कांस्टेंट। हमने यहाँ फार्मूला यूज़ किया ln a/b इक्वल ln a माइनस ln ऑफ b। 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16, ओके, माइनस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड प्लस कांस्टेंट। अब ज़रा गौर करें, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट्स को ऐड करवाने से अगेन एक कांस्टेंट ही मिलता है। तो जो नया कांस्टेंट है हम चाहते हैं कि उसको c लिखें, तो जो पहले वाले कांस्टेंट्स हैं हम उनको कोई नाम दे देते हैं, हम उनको c1 कह देते हैं। ओके,
तो इसका मतलब -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस C1 अगेन एक कांस्टेंट होगा और हम उसको C लिखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस कांस्टेंट C। तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 6 में स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड 16x स्क्वायर माइनस 9। तो जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये एक्स स्क्वायर को अकेला बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में से 16 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/16। ओके, अब ये हो जाएगा इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 16 को भी स्क्वायर रूट से बाहर लें तो 4 और स्क्वायर रूट के इनसाइड बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो 4 है इसे भी इंटेग्रल से बाहर ले जाएं तो 1/4 और इंटेग्रल बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर और माइनस में होगा 3/4 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, तो यहाँ एक और फार्मूला है, फार्मूला नंबर 24 है। आप अगर टेबल में देखें तो वो ये है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेंगे। देखें कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट, तो हम इसको भी C1 कह देते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह। तो 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 और प्लस कांस्टेंट C1। तो ये इक्वल हुआ 1/4 नेचुरल लॉग में x प्लस, यहाँ इसका एलसीएम लें स्क्वायर रूट के इनसाइड तो वो 16 बनता है, ये बन गया 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस C1। स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग लेंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, तो ये बन जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि 4 है और प्लस C1। तो ये बन गया 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस, जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर इन सब का तो इसका एलसीएम 4 होगा, तो ये बन जाएगा 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 एंड प्लस C1। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ये बन जाएगा 1/4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4 और प्लस C1। तो ये इक्वल हुआ 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 और माइनस 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 और प्लस C1। अब फिर उसी तरह जैसे पहले हमने किया, -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4, ये भी एक कांस्टेंट है, C1 भी एक कांस्टेंट है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन एक कांस्टेंट ही मिलेगा, उसको हम C कह देंगे और इस तरह हमें आंसर मिल जाएगा 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 4x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड प्लस C। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हमें जो इंटेग्रल सॉल्व करना है वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इस इंटेग्रल को हम यूं भी लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, ज़रा फार्मूला देखते हैं कि हमारे पास टेबल में फार्मूला मौजूद है, फार्मूला नंबर 22 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
तो अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो जहाँ पर a था वहाँ पर अब 3 है, तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/2a यानी 1/2 इंटू 3 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स यानी 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमें आंसर मिल गया 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स मॉड एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना भी चाहें तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स लिखकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 देखिए। पार्ट नंबर 8 में स्टेटमेंट कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x एंड स्क्वायर रूट के इनसाइड 4x स्क्वायर माइनस 16 है। अच्छा, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट के इनसाइड जो x स्क्वायर है इसको अकेला x स्क्वायर बनाते हैं। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x और स्क्वायर रूट के इनसाइड x स्क्वायर के साथ मौजूद है 4, तो 4 हम जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 16/4। सो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x और स्क्वायर रूट के इनसाइड जो 4 है अगर हम इसे यहाँ से बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा 2। सो 2 इंटू स्क्वायर रूट, ये इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 16/4। 16/4 मीन 4। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय x और फिर स्क्वायर रूट के इनसाइड है एक्स स्क्वायर माइनस 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना यह है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो जो 3 फार्मूले मैं स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ ये उनमें से एक है, लास्ट वन है। सो ये इक्वल है, चले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि मैं बुक से ही देख रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। तो वो है इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जो कि इक्वल है 1/a सीकेंट इनवर्स x/a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस फार्मूला में और इसमें देखें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ पर a होना चाहिए वहाँ पर 2 मौजूद है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकेंगे 1/2 1/a मीन 1/2 सीकेंट इनवर्स x/a यानी x/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हमें आंसर मिला 1/4 सीकेंट इनवर्स x/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट के इनसाइड 9 माइनस 4x स्क्वायर और साथ में dx है। तो यहाँ पर भी आप देखें 9 माइनस 4x स्क्वायर है, तो ये जो 4x स्क्वायर है इसमें से 4 को हम सेपरेट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल के इनसाइड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के इनसाइड जब 4 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 9/4 माइनस x स्क्वायर और साथ में dx भी मौजूद है। अच्छा, ये जो 4 है इसे स्क्वायर रूट के बाहर लिखें तो ये 2 लिखा जाएगा और स्क्वायर रूट के इनसाइड बन जाएगा 9/4 यानी 3/2 होल स्क्वायर और साथ में है माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर है dx। अच्छा, इस 2 को भी इंटेग्रल से बाहर लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा इंटेग्रल में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर और साथ में dx भी मौजूद है। अब यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो फार्मूला कुछ यूँ है इंटेग्रल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। ये टेबल में फार्मूला नंबर 25 है, तो वो मैं लिख रहा हूँ। ये इक्वल होता है 1/2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब थोड़ा सा मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि एक्चुअली इन्होंने जस्ट फार्मूले पहले लिख दिए हैं, इनकी डेरिवेशन भी है लेकिन वो बाद में की है। तो क्या ही बेहतर होता है कि ये क्वेश्चन अभी इस तरह से ना दिए गए होते और आगे किसी एक्सरसाइज में इन फार्मूलाज को डिराइव करने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कहा जाता है। लेकिन चूँकि बुक में ये क्वेश्चंस हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि हम फार्मूलों को याद करके ही इनको सॉल्व करें। तो ये होगा 2। अच्छा, यहाँ पर a यहाँ पर है, यहाँ पर 3/2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2x
एंड स्क्वायर रूट के इनसाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, ए क्या है 3/2 सो 3/2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए एक्स डिवाइडेड बाय 3/2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट के इनसाइड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और साइन इनवर्स। अब यहाँ ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं x और स्क्वायर रूट के इनसाइड हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम बनता है 4, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 4 जार 8 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट को अगर सेपरेट कर लें तो ये बन जाता है x डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्या किया, नीचे वाले स्क्वायर रूट 4 को अलग किया तो वो 2 है, सो x/2 हमने अलग लिख लिया प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट नंबर 10 देखिए। पार्ट नंबर 10 कुछ यूं है, इंटेग्रल और उसके अंदर है स्क्वायर रूट 25 प्लस 9x स्क्वायर और साथ में है dx। तो जहां x स्क्वायर है उसको अकेला होना चाहिए, तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पर 9 है तो इस 9 को यहाँ से अलग करेंगे। तो ये हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में अगर हम 9 कॉमन लें तो ये बन जाता है 25 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में यहाँ पर dx भी है। अच्छा, तो स्क्वायर रूट में से जो 9 है इसको भी अगर हम सेपरेट करें तो लिख सकते हैं इंटेग्रल 9 का स्क्वायर रूट जो कि 3 है, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx है। तो ये जो 3 है इसको भी हम कॉमन ले लें बाहर इंटेग्रल से, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल में स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 होल स्क्वायर और प्लस है एक्स स्क्वायर और साथ में मौजूद है dx। तो ये तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जैसा कि हम देख चुके हैं। ये होगा इंटेग्रल में है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला नंबर 26 है हमारे पास। फार्मूला नंबर 26 कुछ यूं है कि इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx जो कि इक्वल है 1/2x स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2 a स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 3 और इंटेग्रल को ख़त्म करें, a की जगह मौजूद है 5/3, सो 1/2x ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 और x इसके साथ मौजूद है x और स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 5/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अलग से होगा प्लस 1/2 a स्क्वायर, a है 5/3 सो 5/3 स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट a स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया 3/2x और स्क्वायर रूट के इनसाइड 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह प्लस ये 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई विद 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के इनसाइड 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एक्स स्क्वायर मॉड ख़त्म और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब जस्ट इस स्क्वायर रूट को हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ये बन जाएगा 3/2x स्क्वायर रूट के इनसाइड हम एलसीएम लें तो 9 है और ये है 25 प्लस 9x स्क्वायर।
सिमिलरली थ्री ज़ार 9, तो ये बन गया 25 डिवाइडेड बाय 6 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम 9 है, ये बन जाएगा 25 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये हुआ 3/2x, इसका स्क्वायर रूट अलग करें तो 25 प्लस 9x स्क्वायर अलग से डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि 3 है, प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 नेचुरल लॉग ऑफ ये इसका भी अगर हम एलसीएम लें तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ये 3 है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6, और ये हम नेचुरल लॉग को सेपरेट करने वाले हैं। ये नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b इक्वल होता है नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अच्छा, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर और माइनस 25 डिवाइडेड बाय 6 नेचुरल लॉग ऑफ 3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आप ज़रा इन दोनों टर्म्स को देखें, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो हम इसे लिखेंगे x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाय 6 नेचुरल लॉग ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9x स्क्वायर, और ये मुकम्मल एक कांस्टेंट है तो हम इसे कांस्टेंट c लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि पहले भी हम c यूज़ कर चुके हैं तो इसलिए ऐसा करते हैं कि पहले वाले कांस्टेंट को हम c1 कह देते हैं और अब जो कांस्टेंट आया है उसको हम c कह देंगे, तो पहले वाले तमाम c1 हो गए। तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अगेन अ कांस्टेंट, तो इसलिए हमने जस्ट इसको c लिख दिया। तो ये तो था पार्ट नंबर 10। इसके बाद पार्ट नंबर 11 देखिए। पार्ट नंबर 11 कुछ यूँ है कि इसमें हमने सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पर भी y स्क्वायर को अकेला करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे लिख सकते हैं ऊपर भी हम y लिखते हैं dy है, तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय, अगर हम इनमें से 9 कॉमन लें तो ये बन जाता है y स्क्वायर प्लस 9, 81/9 जो कि 9 है। तो अगर हम इस 9 को भी यहाँ से आउटसाइड ले जाएं तो 1/9 इंटेग्रल ऑफ dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x/a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो जहाँ x है वहाँ पर y मौजूद है, जहाँ a है वहाँ पर अब 3 मौजूद है। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे लिख सकते हैं 1/9 सेपरेट 1/a यानी 1/3 tan इनवर्स y/a यानी y/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 27 tan इनवर्स y/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। जी, तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है और वो कुछ यूँ है कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 16। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय, अगर हम 4 यहाँ से कॉमन लें तो ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 16/4 यानी 4। तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटेग्रल में dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 21 यूज़ होगा।
फार्मूला नंबर 21 क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए मॉड एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ये बन गया 1/4 सेपरेट 1/2a 1/2 और a यहाँ पर 2 है। नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए, सो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस ए यानी x प्लस 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब अगर आप चाहें तो इसे फर्दर नेचुरल लॉग a ओवर b इक्वल नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b का फार्मूला यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। पहले हम क्यों करते रहे हैं, जब नीचे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो तो फिर तो ln a माइनस ln b यूज़ करना चाहिए, और अगर दोनों वेरिएबल हों तो फिर ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 मुकम्मल हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।